प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। स्वागत है सभी पत्रकार बंधुओं का। अभी भूमिका में परवीन अत्रे जी ने बताया है, आज का जो मेरा आपसे बात करने का जो उद्देश्य है वो है कि दुनिया की, हमारे दौर की जो वैश्विक महामारी जिसको कह सकते हैं कोरोना, एक बहुत कठिन दौर से पूरी दुनिया सहित हमारा देश गुजरा है और पूरी तरह से अभी भी वो कठिन दौर खत्म हुआ नहीं है। लेकिन इस बहुत कठिन दौर में जहां पूरी दुनिया ने अपने अपने तरीके से कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो हमारे देश ने भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर के, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित करने का काम किया, इसके साथ साथ जो पहला दौर था उसमें कोरोना वॉरियर्स अपने अपने तरीके से सामाजिक संगठन इस बीमारी से लड़े, और उसके साथ साथ जब हमारे वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरी तरफ हमारे देश के काबिल डॉक्टर्स, उनके सहायक इस बात की योजना बनाने में लगे हुए थे कि जिस दिन हमारे हाथ में कोरोना की वैक्सीन आए और हम कैसे इस देश की जागरूक जनता के साथ मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दें, वैक्सीनेट करें, इस बात की योजना बना रहे थे। और ये बड़े खुशी की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए कल हमारे देश ने 100 करोड़ का, यानी कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया है। ये बड़े खुशी की बात है। मैं आप सबके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर, उनके सहायक और ऐसे सभी संगठन या व्यक्तिगत लोग जो इस वैक्सीनेशन को करवाने में, इसकी गति बढ़ाने में लगे हुए थे, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूं कि इतना बड़ा जो कल्याण का काम है वो उनके प्रयास से हुआ। और हमारे हरियाणा की भी बात करें तो लगभग 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या हमारे प्रदेश की है, और उसमें से लगभग 2 करोड़ ऐसे लोग हैं हरियाणवी जो इसके पात्र हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के हैं, जिनको वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। तो हमारे हरियाणा के लिए भी ये बड़े खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश ने भी, अगर सिंगल डोज की बात करें तो 2.25 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लग गया है। अगर दोनों डोज की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ का आंकड़ा ये होता है। यानी कि देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश ने भी बहुत तेज गति के साथ वैक्सीनेशन में काम किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा के सभी डॉक्टर, सभी कोरोना वॉरियर्स
ये भी बधाई के पात्र हैं। और जब कल देश के प्रधानमंत्री जी झज्जर जिला के बाढ़सा में जो एम्स है वहाँ पे एक जब वर्चुअली उद्घाटन समारोह में वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने हरियाणा के बारे में भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बात कही है जो हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक तरफ जो पिछले हरियाणा के निर्माण के बाद से जो कार्यकाल रहा और हमारा जो 7 साल का कार्यकाल रहा, इसमें जो हरियाणा को एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया, और मैं समझता हूं वो लगभग 1.5 मिनट का हमने एक विजुअल उसमें से निकाला है। आप सबकी अनुमति से एक बार मैं आप सबको सुनवा भी देता हूं। हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये इस प्रकार का जब देश का मुखिया किसी नेता के प्रति अपना भाव प्रकट करता है तो फिर ये बात निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के बीच में, देश में एक बात गई है कि जो बात हम लोग कहते रहे वो वास्तव में प्रदेश की जनता, देश की जनता और देश का नेतृत्व उस बात को स्वीकार किया है कि किस पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने 7 साल में सरकार चलाने का काम किया है। और दूसरी तरफ जैसे मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा था, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपने वैज्ञानिकों को के साथ और डॉक्टरों के साथ मिलकर के इस कोरोना रूपी विश्वव्यापी बीमारी से लड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसके ऊपर जीत पाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, उनके शागिर्द रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, इन्होंने इसकी दिशा भटकाने का बहुत ही
कुत्सित प्रयास किया, वो जो कर सकते थे गुमराह करने के लिए किया। पहले तो कहते रहे कि विदेशों से क्यों नहीं मंगवाई जा रही, खाली देश के वैज्ञानिकों के भरोसे क्यों बैठ गए। तो क्या कारण था इसके पीछे, बात कहने के पीछे इन लोगों का, यह समझना चाहिए। फिर कहते रहे कि इतनी वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा कह रहे हैं वो पूरा हो ही नहीं सकता। और अभी भी रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं, जैसे सपने में कहते हैं ना कई बार, उसी प्रकार के सपने उनको आते हैं कि अभी जो बचा हुआ टारगेट है वो पता नहीं कब पूरा होगा कब नहीं होगा, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक बात कही थी जनता को गुमराह करने के लिए कि पता नहीं किस प्रकार की वैक्सीन तैयार की गई है। उनके अनेक लोगों ने इस प्रकार से इसमें भ्रम पैदा करने का प्रयास किया और उन्होंने यहां तक कहा था, अखिलेश यादव ने, कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीनेशन नहीं करवाऊंगा। इन सारे अवरोध खड़े करने के बावजूद भी निचले स्तर की हद दर्जे की, जितने निचले स्तर पे जा सकते थे, कोरोना महामारी की जो लड़ाई देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही, उसके बीच में और जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का उस स्तर तक गए। लेकिन फिर भी देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार, हमारे वैज्ञानिकों ने जो कमाल किया उसके आधार पर, और हमारे डॉक्टरों ने, सब ने मिलकर के एक चमत्कारिक काम करने का प्रयास, एक सफल प्रयास किया है, सफल काम किया है। मैं दोबारा से बधाई देता हूं। और मुझे भी मनोहर लाल जी की सरकार के पारदर्शी काम रखने का और ये कोरोना वैक्सीनेशन की जो 100 करोड़ डोज पूरी हुई है, इसकी जानकारी देने का जो अवसर आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को मिला है, मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ये बात मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता के समक्ष पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 7 साल से चल रही है, इसने जो पारदर्शिता के साथ काम किया है उसका कोई जवाब नहीं है। और जैसे हम 7 साल पूरे हो रहे थे तो विचार किया जा रहा था सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कि किस प्रकार से 7 साल के कार्यों को जनता के सामने लेकर के जाया जाए। तो जब ये बात आई कि 7 साल 7 कमाल, इसमें कैसे इस बात को पिरोएंगे, कमाल तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रयास किया कि पारदर्शी शासन, जवाबदेह शासन, जो पारदर्शिता के साथ काम किया, हर काम के अंदर पारदर्शिता, नौकरी देने के अंदर पारदर्शिता, ट्रांसफर करने के अंदर पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, जन कल्याणकारी योजनाएं किस प्रकार से जनता तक उनका लाभ पहुंचे, इसमें पारदर्शिता, यानी कि पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करते हुए कहीं भी जनता के बीच में इस प्रकार का भ्रम ना जाए, कहीं भी किसी का एक इस प्रकार का सवाल खड़ा ना हो कि ये काम ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार का प्रयास, एक सफल प्रयास इन 7 सालों के अंदर किया गया। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इसमें चाहे किसान को उसकी फसल पैदा करने के लिए बिजली देने की बात हो, उसको पानी देने की बात हो, उसकी फसल अगर खराब होती है तो उसको उचित मुआवजा यानी कि 12,000 रुपये प्रति एकड़ अब तक का सर्वाधिक मुआवजा देने की बात हो, उसकी फसल का बीमा करके उसको ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि तेरा जो खेती करने का काम है जोखिम फ्री किया जा रहा है। ऐसे सब कामों से लेकर के और फसल जब पैदा हो जाए मंडी में ठीक प्रकार से उसकी बिक्री हो, ठीक उसका भाव मिले। किसी फसल का अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम अगर बाजार में बिकता है तो उसको भावांतर भरपाई देकर के उसको सपोर्ट किया जाए। इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा का मामला है, पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश इस विषय के अंदर अग्रणी आया है। अगर हम चौथे कमाल की बात करें
तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मेरिट के आधार पर नौकरी देने का विषय है, मैं समझता हूं जब हमारी सरकार बनी उस समय हरियाणा की जनता का ध्यान इस बात पर कम था तो युवाओं का, जो बेरोजगार युवा है, जो मेरिट के आधार पर रोजगार चाहते हैं, उनका ध्यान था। लेकिन जनता का इस बात पर ध्यान जरा कम था कि हरियाणा प्रदेश में भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा, ऐसी सरकार आएगी जो मेरिट के आधार पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी, जो बहुत चैलेंजिंग काम है। और ये काम सबसे बड़ा चैलेंज हरियाणा का, जिसको मैं कह सकता हूं मेरिट के आधार पर नौकरी देने का, वो काम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। और बहुत गरीब परिवारों के बच्चे, आपके सिरसा जिला का एक बच्चा HCS में सिलेक्ट हुआ, मजदूरी करने वाले परिवार का। अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बात की थी, ज्यादा उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक ईंट भट्टे के ऊपर मजदूरी करने वाले परिवार की बेटी, उसका पुलिस में ASI के पद के ऊपर उसका सिलेक्शन होता है। ऐसे अनेक उदाहरण सिरसा से लेकर के और आपको पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई देंगे कि ऐसे परिवार जिन्होंने मेहनत से अपने बच्चों को तैयार किया कि कोई रोजगार उनको मिले, और पूर्व की सरकारें अगर उस ठर्रे पे चलती होती तो इन बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। ऐसे बच्चों को रोजगार देने का जो काम किया, मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा ये कमाल इस 7 साल की सरकार में मैं कहूँगा। गरीब हितैषी सरकार पूर्व में किस प्रकार से जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनती थी, उन गरीब कल्याण की योजनाओं में कैसे तेरा मेरा करके, चाहे वो पीले गुलाबी राशन कार्ड बनाने की बात हो या उसमें अन्य योजनाओं का लाभ मिलने की बात हो या उसका एक क्राइटेरिया तय करने की बात हो, सारी बातों के अंदर भेदभाव आम तौर पे होता था। मुझे ध्यान आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के गरीब के कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के मंत्र पर चलते हुए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। पीले गुलाबी राशन कार्ड बनाए थे, गरीब लोगों को 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल उपलब्ध कराने का काम हुआ था, बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ था। लेकिन प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि बाद में जो इस प्रकार के कार्ड मिले, जिस प्रकार के परिवार इसमें शामिल किए गए, उसमें बड़ा भेदभाव किया गया। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बात तय की कि पहले इस प्रकार का लाभ 1,20,000 से कम की जिनकी आमदनी है साल की, उनको मिलता था। लेकिन अब परिवार पहचान पत्र हरियाणा प्रदेश की जनता के बनाए जा रहे हैं। 1,80,000 से कम की जिन परिवारों की आमदनी है, ऐसे परिवारों को जो गरीब हितैषी योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं हैं, उनका लाभ मिलेगा। चाहे फिर वो उनको सस्ते दाम पर अनाज देने की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवाने की बात हो, या फिर जो विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको वजीफा देने की बात हो, स्टाइफंड देने की बात हो, उनके बच्चों को विदेशों में पढ़ाने की बात हो, ऐसी जितनी भी योजना आएंगी, एक ऐसी पारदर्शी तरीके से ये परिवार पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। 5 अलग अलग एजेंसियां इसका सर्वे करने में लगी हुई हैं और मैं समझता हूं कि 1 नवंबर से एक बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे गरीब परिवारों को देने का काम करेंगे। इसके बाद आता है बेहतर जल प्रबंधन। जो बेहतर जल प्रबंधन है, इसके चलते मैं समझता हूं, चाहे दक्षिण हरियाणा की बात करें, वहां पर टेल तक पानी पहुंचाने की बात हो, या फिर आपका एलनाबाद का क्षेत्र का ही एक हिस्सा शेरवाड़ी माइनर, जिसमें सालों साल से पानी टेल तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, वहां टेल पर पानी पहुंचाने की बात हो, या फिर जो सेमग्रस्त क्षेत्र है पूरे हरियाणा प्रदेश का, उसको ठीक करने की बात हो,
बहुत सारे क्षेत्रों में जो जमीन के नीचे का पानी ऊपर आ चुका है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर काम करने की बात हो। पिछले साल फतेहाबाद जिले का जो गांव आप जाएंगे हिसार की तरफ, चिंदड़ गांव आता है, बडोपड़ के आसपास जाकर के देखेंगे कि किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन वहां पर सेम की समस्या को खत्म करने के लिए हुआ है। और वही काम उसी की जो अगली कड़ी है वो आपके सिरसा जिले के रूपाणा, शक्कर मंदोरी और यहाँ से चोपटा की तरफ का जो एरिया है उसमें इसका प्रबंधन ठीक से करने की बात हो, या फिर जो भूमिगत जल नीचे जा रहा है उसके संरक्षण की बात हो। वहां पर कैसे जो माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम हैं, माइक्रो मैनेजमेंट है, यानी कि ज्यादा पानी लेने वाली फसल छोड़ करके दूसरी फसल अगर आप पैदा करेंगे तो आपको प्रत्येक एकड़ 7,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ऐसी योजना, और जिसको हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो सहर्ष स्वीकार करे, और उसमें एक नारा उन्होंने दिया कि मेरा पानी मेरी विरासत। इसके लिए किसान को खुद को प्रोत्साहित किया कि किसान आगे बढ़ करके आए और कैसे अपना जो सिंचाई का प्रबंधन है उसको वो ठीक से करे, जिसके चलते भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए पानी की बचत हो सके। और इसी प्रकार से हर घर नल से जल, ये जो बेहतर जल प्रबंधन है इसमें भी पानी कम से कम वेस्ट हो, पीने का पानी भी कम से कम वेस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर नल से जल कैसे पहुंचाया जाए, इस बात का एक बहुत बेहतर प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये प्रमुख रूप से जो 7 साल के 7 कमाल हैं, चाहे वो पारदर्शी शासन है, चाहे बेहतर फसल का जो खरीद का सिस्टम है, उसमें पूरे देश के अंदर किसानों के हित को साधने में हरियाणा प्रथम रहा है, या फिर सामाजिक सुरक्षा का विषय है, मेरिट के आधार पर नौकरी की बात है, गरीबी से हितैषी सरकार की बात है, बेहतर जल प्रबंधन है, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जोखिम फ्री किसान, ये ऐसे 7 कमाल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। अगर हम इनके ऊपर विस्तार से जाना चाहें तो बहुत समय इसमें लगेगा, इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने ये बात रखने का प्रयास किया है। और दोबारा से मैं आपके तरफ से सवाल आने से पहले आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता का, देश की जनता का 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए बहुत बहुत देश की जनता और इसके काम में लगे सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, और भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी का भी मैं कोटि कोटि उनका धन्यवाद करूंगा कि हरियाणा की जनता के लिए बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्री जी के काम को उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कल के कार्यक्रम में रखने का काम किया। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा परिचय करवा दूं। हमारे सुभाष बराला जी के बाएं तरफ मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, बैठे हैं, क्योंकि वो बाद में आए थे। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, एक एक सवाल सभी लेंगे क्योंकि संख्या ज्यादा है, सभी को मौका मिले अपने सवाल पूछने का। और एक निवेदन और करूंगा, पत्र वार्ता के समाप्ति के बाद कृपया सभी पत्रकार बंधु इस रास्ते से, क्योंकि जलपान का इंतजाम इस तरफ है, और अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो हमें व्यवस्था बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हम आपके सम्मान में आपको सम्मानित भी करना चाहते हैं। तो कृपया इस रास्ते की बजाय ये रास्ता लेंगे तो ज्यादा उचित होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब आप अपने सवाल पूछिए। देखिए, कोई भी पार्टी है जब विपक्ष में होती है तो कैसे इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष का ध्यान खींचा जाए, और जब सत्ता पक्ष में है कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसका पूरा प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरे से लेकर के
और देश के मुखिया तक हर एक कार्यकर्ता, बीजेपी का हर कार्यकर्ता ऐसा सरकार में जुड़ा, वो चाहता है कि किसी भी रूप में महंगाई ना बढ़े, प्रयास रहता है। और अभी भी देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार से महंगाई को काबू में किया जाए। कोई नहीं चाहता, किसी को अच्छा नहीं लगता कि महंगाई देश के अंदर बढ़े, लेकिन फिर भी बेहतर प्रबंधन करते हुए अगर एक तरफ कहीं किसी वर्ग को महंगाई का सामना किसी भी कारण से करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ कैसे हमारे जो जनता, देश के नागरिक हैं, उनको कंपनसेट किया जाए दूसरे विषय में, उसका प्रयास किया जाता है। और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो गरीब परिवारों के लिए 7-7 हज़ार रुपये हरियाणा प्रदेश में देने की बात हो, या देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान वर्ग को भी 6-6 हज़ार की पेंशन देने की बात हो, ऐसे सब विषय साथ में लेकर के चलते हैं ताकि महंगाई का असर थोड़ा कम हो। सर जी, 8 दिन रह गए हैं चुनाव में ऐलनाबाद के, तो किस प्रकार की जो आपके दावे हैं, क्या करें आपके पार्टी के प्रत्याशी कितनी मजबूत स्थिति है, और अभी कौन कौन से स्टार प्रचारक जो है वो ऐलनाबाद में आपके उतरने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक अभी तक चुनाव की बात है, चुनाव हमारा जिस रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, सबसे पहले आप लोगों से जब हमने बातचीत की थी, मोटे मोटे तौर पे आप लोगों के समक्ष हमने एक हमारा कार्यक्रम रखा था 30 तारीख तक का, हम उसके आधार पर आगे बढ़े हैं। हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता उस अभियान के अंदर जुटे। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जब मैं ऐलनाबाद में आया था, सिरसा में आया था, मेरे को प्रभारी लगाया था, तो हम लोग जमीन के ऊपर थे। ये बात कहने में मेरे को कहीं कोई संकोच नहीं है। हमारा चुनाव बड़ा नीचे था और हमारे विरोधी जिन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, उनका चुनाव ऊपर दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हमारा चुनाव लगातार ऊपर जा रहा है और उनका चुनाव लगातार नीचे आ रहा है। ये यहाँ की जनता के आशीर्वाद से और हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से, आप सब बंधुओं के सहयोग से हुआ है। और मैं भविष्य के लिए दावा करता हूं कि जब 30 तारीख को यहाँ का जागरूक मतदाता वोट करने के लिए जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा विजय प्राप्त करेगा। और जहाँ तक प्रचारकों की बात है, भविष्य में अभी तक हमारे प्रत्याशी के साथ हमारी पार्टी के सीनियर नेता, चाहे हमारी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ईशान सिंह जी हों, हमारे मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सब लोग इसमें लगे हैं। जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेता चौधरी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, गोपाल जी, ऐसे सब लोग, और हमारा जो विस्तारक है वहाँ से लेकर के हमारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, सांसद, ऐसे सब लोग, और ऐसे सब लोग जेजेपी के जिन जिन की हमें आवश्यकता है, हमारे चुनाव प्रचार में लगे हैं। और जहाँ तक भविष्य की बात है, हम लोग एक बड़ी जनसभा सोच रहे हैं करने की, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। ऐसे सब नेता जो हमारे गठबंधन के हैं, इस चुनाव प्रचार में गोविंद कांडा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे। सर, आप दावा कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ है, लेकिन तुम्हारी शहजा कहती है कि ऐलनाबाद में पिछले 7 सालों में कितना विकास हुआ है, पूरी स्थिति स्पष्ट करे बीजेपी। देखिए, ठीक कह रहे हैं आप, मैं शैलजा जी की बात से सहमत हूँ। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरिट के आधार पर रोजगार देने की बात हो, जो भी यहां पर योग्य युवा थे, आप उठा करके देखिए। जैसे मैंने बताया, एक गरीब परिवार जिसके माँ बाप ईंट भट्टे पर मजदूरी करने का काम करते हैं, उस बच्ची को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर मेरिट के आधार पर नौकरी पा सकते थे, उनको नौकरी उनको मिली है। जिन गरीब परिवारों को चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे गरीब कल्याण की अन्य योजना का लाभ हो, जितनी भी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, 6,000 रुपये जो किसान पेंशन देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं उस योजना का लाभ हो,
या फिर जो बच्चे स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात हो, इन सब योजनाओं का लाभ समान रूप से, या फिर किसान को उसकी फसल का उचित भाव देने की बात हो, उसकी फसल की बिक्री करने की बात हो, ये सारे काम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ समान रूप से यहां पर हुए हैं। हाँ, वो चीजें इस क्षेत्र के अंदर, इन 7 सालों की बात नहीं करता मैं बात करता हूं पूर्व में, हरियाणा के निर्माण के बाद से लेकर के वर्तमान तक। आज अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देकर के कहते हैं कि मैंने यहां से और मेरी पार्टी ने यहां से नुमाइंदगी की है, 3 चुनावों को, एक उपचुनाव और 2 सामान्य चुनावों को, जनरल इलेक्शन को छोड़ दें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी, चाहे वो फिर ये जब रिजर्व विधानसभा थी, ये क्षेत्र उसमें आता था, बड़ा एरिया इसका आता था, उसकी बात हो, या फिर इस क्षेत्र की जो नुमाइंदगी बाद में हुई, डिलिमिटेशन के 9000 के बाद हुई, जहां अभय सिंह चौटाला चुन करके गए, इन लोगों ने जनता की जो समस्याएं थी उनका ना तो आकलन किया कि कहां पर पुल बनना है, कहां पर सेम की समस्या है, कहां पर टेल का पानी पहुंचने में समस्या आती है, कहां पर ढाणियों के अंदर जो हमारी सरकार ने किया कि गांव की जो ढाणियां 1 किलोमीटर के दायरे में उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन मिले, उससे बाहर कैसे कनेक्शन दिया जाए, या फिर ढाणियों के अंदर पानी कैसे दिया जाए, इस बात की जो जरूरत महसूस यहाँ की जनता को होती थी, यानी कि गली के निर्माण से लेकर के पानी बिजली की इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, उसका काम स्थानीय जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका होता है। और ये काम अभय सिंह चौटाला ने नहीं किया, और अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और किसानों के नाम पर इस्तीफा देकर के कैसे अपनी मृत पड़ी पार्टी को दोबारा से उसको जीवन दान मिले, इस बात का केवल ये नाटक कर रहे हैं। और जहां तक जो चीजें ध्यान में आई, हमारे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या जनता ने सीधे मुख्यमंत्री जी से जिन समस्याओं को उठाया, उसमें चाहे सेम की समस्या का निदान करने की बात हो, रिकॉर्ड की बात है, पिछली भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि अभय सिंह चौटाला और जब इकट्ठे विधानसभा के अंदर थे तब मैंने इस विषय को उठाया था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, योजना बन गई है। जैसे फतेहाबाद जिले में पानी निकाला जा रहा है, वैसे ही आपके इन गाँव के अंदर सेम के पानी की निकासी और उसका बेहतर प्रबंधन ठीक प्रकार से कैसे, इसका काम शुरू हो चुका है। कुत्तावड़ के अंदर जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी रानिया से जोड़ने का इस ग्रामीण क्षेत्र को, बहुत छोटी कनेक्टिविटी इसमें थी, घग्गर का पुल बना करके उसकी सुविधा देने की, उसका काम भी पूरा हो चुका है। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, L1 काफी दिन पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें हो चुका है, और वहां पर ठेकेदार ने भी जाकर के अपना काम शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। चाहे फिर एलनाबाद में अंडरपास की बात हो, शेरावाली महेंद्र में टेल तक पहुंचाने की बात हो, ऐसी सारी जो बातें हैं जो ध्यान में आई थी मुख्यमंत्री जी के किसी भी माध्यम से, उनको करवाया। वरना ये काम यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि का था, जो उन्होंने केवल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रियता लेने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर बात की। एलनाबाद की जनता की डेवलपमेंट के जो जो इशू हो सकते थे उन्होंने कभी उठा करके उनका समाधान करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। आपने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है ना, उनका परिवार का इतिहास है, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाती। एलनाबाद की जनता को आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि गोविंद कांडा जीतने के बाद? देखिए, आप किस आधार पे बात करें इसकी जानकारी मेरे को भी प्राप्त करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, जिस व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है गोविंद कांडा को, उसने चाहे गरीब कन्याओं की शादी की बात हो, 4000 से ज़्यादा शादियां मुझे ध्यान में आया उन्होंने करवाई हैं, या फिर गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ की बात हो वो उन्होंने पहुंचाया है, और इस प्रकार के सामाजिक कामों को करने का उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और मैं एक बात पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते चुन करके जाएंगे, वो किस प्रकार से फिर भविष्य में यहाँ की जनता के काम करें,
इसके लिए विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बेहतर तालमेल करके उस बात को कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको पूरा करेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपकी बात जो है, आपकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस बात को हम गलत सिद्ध करके दिखा सकते हैं। बराला जी, आपने जो बात की है कि गरीबी देशी सरकार, आपको याद होगा कि पिछले साल 30 अक्टूबर को जिस वक्त बड़ौदा में उपचुनाव चल रहा था, आपने बड़ौदा हल्का के एक गांव में जाकर जो है बकायदा जनसभा को संबोधित किया था। वो जनसभा थी भवन निर्माण के जो वर्कर हैं उनकी मांगों को लेकर। लेकिन अब हम सिरसा आए हैं यहाँ एलनाबाद में, जिस वक्त आपके प्रत्याशी नामांकन देने जा रहे थे उस वक्त भवन निर्माण के जो मजदूर हैं वो बाहर धरना दे रहे थे, तो वो मांग तो आज तक जो है उनका कोई समाधान नहीं निकला है। ठीक बात कह रहे हैं आप। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी और आज भी एक बात कह रहा हूं और रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि जितना काम, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, हुड्डा साहब की जो सरकार थी उस समय 5 साल के राज में 25 या 28 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च हुए थे। और आज रिकॉर्ड की बात है, इन 7 साल के कार्यकाल में, एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन हजारों करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा इन 7 साल में भवन निर्माण के काम में लगे मजदूरों को मिले हैं। एक बात से मैं सहमत हो सकता हूं आपकी बात में से कि कहीं, क्योंकि ये जो काम है पहचान करने का, भवन निर्माण के काम में कौन लगा है, इसकी एक कैटेगरी है। इसमें जो ये ढांचा खड़ा करता है वो मजदूर भी आता है, इसमें जो बिजली का काम करता है इसमें वो मजदूर भी आता है, इसका जो चौखट दरवाजे बनाता है वो मजदूर भी आता है, रंगाई पुताई से लेकर के इसको, यानी कि पूरी तरह से इसको खड़ा करने से लेकर के उसको चमक देने का काम जो मजदूर करता है, हर मजदूर इसके अंदर शामिल होता है। सरकार के पास ऐसा कोई अपना कोई वो नहीं है कि कहीं कोई मॉनिटरिंग करके ये छांट ले, इसकी छटाई कर ले कि कौन कौन इस काम में लगे हैं। इस काम के लिए बाकायदा फार्म भरा जाता है, उसका सत्यापन होता है और उसमें कौन फार्म भरता है, कैसे उसका सत्यापन होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब होता है उसको सत्यापित भी किया जाता है। उसके अंदर कहीं कोई खामी होगी इम्प्लीमेंटेशन में जो निचले स्तर से, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो जिम्मेवारी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। और रजिस्ट्रेशन भी ठीक प्रकार से हो, इसके लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे लेकर के नगर के अंदर जो पार्षद हैं, निगम पार्षद, नगर पार्षद, पालिका के पार्षद वो, और गांव के अंदर सरपंच, पंच, नंबरदार, ऐसे जो लोग सत्यापित करके देते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उनके साथ कोई अन्याय ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी कल भी थी, ये आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी एक बार मेरे को आंकड़ा थोड़ा सा बता देंगे, समाप्ति से पहले आपको दे दूंगा कि कितने हजार करोड़ का हमने इसमें दिया। 1000 करोड़ तो हम क्रॉस कर ही चुके हैं। इस ये बात में बड़ी जिम्मेवारी के साथ कैसा हूं, तो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी आपको मैं दे भी दूंगा। अध्यक्ष जी, आपने एमएसपी भावांतर योजना का भी जिक्र किया है, तो भावांतर योजना और एमएसपी के ऊपर अब सीजन चल रहा है बाजरे का, सरकार ने कितना बाजरा परचेज किया अब तक? देखिए, बाजरे की फसल मंडी में आनी शुरू हुई है। इस बार जैसे पूर्व की जो हमारी खरीद थी सरसों की, सरकार नहीं खरीद पाई थी। ये क्यों नहीं खरीद पाई थी, इस बात की आपको भी जानकारी है, क्योंकि सरकारी रेट से कहीं ज़्यादा रेट हमारी सरकार की योजनाओं के कारण से किसान को मिला था। एक दाना भी सरसों का हमारी सरकार इस कारण से नहीं खरीद पाई क्योंकि किसान को 500-600 रुपये उससे प्रति क्विंटल उसके ऊपर फालतू मिला था। इस बार सरकार ने तय किया है कि जितनी भी खरीद होगी बाजरे की, उस पर 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई हमारे किसान को दी जाए। ये काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है और अभी एग्जैक्ट जो खरीद है वो उसका आंकड़ा भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जो निश्चित हुआ था
उसका जो यानी कि जो एक आता है सरकार के पास गिरदावरी वगैरह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो एक आंकड़ा आता है, उसका मोटा सा 25% धान की खरीद अभी इसकी बाजरे की खरीद अभी तक हो पाई है। अध्यक्ष जी सर एक मिनट, एक व्यक्ति एक ही सवाल, नहीं सुनिए, कृपया, जितने लोगों ने हाथ उठा रखा है, मैंने शुरू में निवेदन किया था, एक व्यक्ति साहब है तो डिबेट हो जाएगी, इससे रिलेटेड 10 सवाल और आ जाएंगे। हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आपसे, चलिए पूछिए, आप पूछिए। भावांतर योजना से 600 रुपया आपने फार्मर को दे दिया, मंडी के अंदर बाजार नहीं परचेज, प्राइवेट आदमी परचेज कर रहा है, जो एक आड़त की दुकान पे जो मजदूरी करता है, उसका पेट पलता है, उसको सरकार क्या देगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप कह रहे कि मंडी में बाजरे की खरीद नहीं होती, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बाजरे की खरीद हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको थोड़ा, मैं जो कह रहा हूँ, सरकार ने ये कहा है भावांतर भरपाई, भाव के अंतर की भरपाई। आप इस बात को शायद कितना समझे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। जो सरकार का भाव है उससे कम अगर कहीं पर दिया जाता है, व्यापारी उससे कम खरीद करता है, तो उसकी भरपाई हमारी सरकार करे, इसका काम चालू है। और जहां तक मजदूरी का सिस्टम है, मजदूरी की अपनी एक व्यवस्था है मंडी के अंदर, सरकारी खरीद पे सरकारी एजेंसियों के द्वारा उसकी मजदूरी दी जाती है, और जहां प्राइवेट एजेंसियां खरीद करती हैं, मजदूर को उसकी मजदूरी दी जाती है, कहीं भी अन्याय नहीं होता। अगर कहीं कोई इस प्रकार का कोई गलत काम भी करता है, उसको हमारी सरकार बख्शती नहीं है। अध्यक्ष जी, वैक्सीनेशन के लिए आपको, आपकी सरकार को बहुत बहुत बधाई, मगर मेरा एक्सपीरियंस ये है, वैक्सीनेशन से पहले ठीक था, वैक्सीनेशन लगवाते ही कई दिन बीमार रहा, मुश्किल से ठीक हुआ। खैर, मेरा सवाल ये है कि तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं दो पार्टियों की बात करूंगा। जो कांडा ब्रदर्स हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वो और बीजेपी के नेताओं के बीच में आपसी तालमेल की कुछ न कुछ कमी आई है। कांडा ब्रदर्स चाहते हैं कि सारा इलेक्शन मैनेज किया जाए तारा बाबा कुटिया से, और बीजेपी के लीडर्स चाहते हैं कि सारा इलेक्शन मैनेज किया जाए बीजेपी के ऑफिस से। हो सकता है आप इस बात को डिनाई करें, मगर अगर धुआं उठा है तो मेरा मानना है आग जरूर लगी होगी। देखिए, आपने दो बातें कही हैं, बड़े गजब की बात आपकी दोनों हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। वैक्सीनेशन की बात की है, अब किस प्रकार की दिक्कत आई है, ये जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, कहीं किसी की शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कोई चीज़ माफिक है, कोई नहीं है, कोई दूध पी सकता है, कोई नहीं पी सकता, पीते ही दूसरा काम शुरू हो जाएगा, समझते हैं ना। देखिए, वो तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ बंधु, आप थोड़ा सा धैर्य से सुने तो ठीक रहेगा। और जहाँ तक सवाल है चुनाव को मैनेज करने का, मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर कोई इस बात को नहीं जानता कि किस प्रकार से मैनेज हो रहा है। और जो मैंने एक बात कही है, विरोधी दलों को जो पसीने आए हैं ना, वो वैसे नहीं आए, ये तालमेल है तभी करके आए हैं। धन्यवाद। बराला साहब, लगातार हरियाणा बेरोजगारी में नीचे से दूसरे नंबर पे है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, एक सर्वे की रिपोर्ट भी आई है। जी। आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। सर्वे की रिपोर्ट जिस एजेंसी की है उसका नाम लेकर के थोड़ा बताएंगे कि वो एजेंसी किसकी है। ये प्रमुख जो विपक्षी दल, जो आधिकारिक रूप में विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं कर सका देश के अंदर, उसकी एजेंसी है, उसके सर्वे हैं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि पूर्व की सरकारों में, हुड्डा साहब की सरकार में हरियाणा में कितने 18,000 से कम लोगों को रोजगार मिला था, और हमारी सरकार ने हरियाणा सर्विस स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के माध्यम से लगभग 80,000 लोगों को और लगभग 5,000 लोगों को HPSC के माध्यम से मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया। रिकॉर्ड बोलता है। जी, ये आखिरी सवाल रहेगा। जी। देखिए, बड़ा एक गंभीर सवाल कुलदीप जी की तरफ से आया है कि DAP की जो सप्लाई है, DAP की सप्लाई, मैं 3 तारीख को पहली बार इस जिले में आया था, तो मैंने आते ही इस बात की जानकारी प्राप्त की थी 8200 मीट्रिक टन DAP
उस दिन तक इस जिले में आ चुकी थी, कुछ बट गई थी 3000 के आसपास, और उस दिन जब मैंने पता किया लगभग 5200 मीट्रिक टन डीएपी उसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर थी, और उससे 2 दिन बाद रैक लगना था। और हमारे अभी कृषि मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार से बात की है, लगातार रैक लग रहे हैं और किसी भी प्रकार से किसान को डीएपी की कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से विश्वास किसान भाइयों को दिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरुआत में निवेदन किया था सभी पत्रकार साथियों से,